बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला लेक्चर जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, फिर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में सबसे पहले उस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आएगी, फिर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद वैल्यू ऑफ के। तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक्स जो हैं इन टॉपिक्स पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब वो रेस्ट पे होता है तो उसका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं कि उसका क्या बिहेवियर है। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट पे होता है उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। An electric force is the force which holds the positive and negative charges that make up atoms and molecules। तो कोई से भी दो चार्जेस हैं उनके दरमियान में दो तरह की फोर्स हो सकती है। अगर वो एक जैसे चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर वो अपोजिट चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो रिपेल करना या अट्रैक्ट करना की जो फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए कहेंगे कि वो दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान में फोर्स है। अगर हम बात करें इसकी एटम की, तो एटम में भी प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो इन चीज़ों को, इन दोनों पार्टिकल्स को जो फोर्स होल्ड करके रखती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। कि ये दोनों चार्जेस हैं जो अपने अपनी जगह पे कायम हैं और इनको कायम रखने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन दोनों के दरमियान में, जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो सो एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है, एटम्स के पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सारे के सारे जो है वो भी एटम्स के साथ मिल के बनी है और मॉलिक्यूल से मिल के बनी है। तो इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर वो इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये एटम्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएं, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाए, बिखर जाए, एक एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक हमारा कूलम्स लॉ है। उसी के अंदर हम कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कूलम लॉ का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये वैसे इस बेसिक चीज़ों का इंट्रोडक्शन है जो कि आपको पहले से शायद पता भी होगा। तो हमें पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। और जब हम नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर करते हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ अज्यूम टू बी नेगेटिव एंड चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज़ अज्यूम टू बी पॉजिटिव। लेकिन अगर ओवरऑल एक एटम की बात करें कि एटम जो है, एटम पॉजिटिव चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है या नेगेटिव चार्ज के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होगा शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है।
और जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी उस कंसिडर करेंगे कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो प्रोटॉन की तादाद से ज़्यादा हो गई है, इसलिए एज अ होल वो एटम जो है वो नेगेटिव चार्ज के तौर पे एक्ट करेगा, पूरे का पूरा एटम। तो आमतौर पे अगर आप देखें तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक आउटर पार्ट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। तो आमतौर पे एक न्यूट्रल एटम की जब बात करते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होता है। तो अगर आप इसको देखें, ये देखें, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 जिसके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये 6 प्रोटॉन्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। और इस एटम के आउटर में देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते और 6 ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होता, तो इसका मतलब ये था कि ये न्यूट्रल एटम है। लेकिन इस केस में जो कि सामने नज़र आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो एक प्रोटॉन के बराबर इसके ऊपर वो एज अ होल चार्ज जो है वो ज़्यादा होगा, तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज के तौर पे कंसिडर होगा। इसी तरह अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह इसमें 1 2 3 4 5 हैं, 6 7 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इसको नेगेटिव चार्ज के तौर पे कंसिडर करेंगे, और जब जो है शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब दोनों की तादाद बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद, तो ये एटम एज अ होल पॉजिटिव चार्ज कंसिडर होगा। तो दो तरह के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आमतौर पे हम पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये लेते हैं कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता है, और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो वो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी चार्ज की नोयत का फ़र्क है। बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। ये जो न्यूट्रल एटम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और भी है, इसलिए गैप किया हुआ है कि मैंने पॉजिटिव एटम और नेगेटिव एटम के तौर पे भी समझाना था आपको। तो न्यूट्रल एटम उस वक्त होगा जब ये अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तो तब ये न्यूट्रल एटम होगा। ये देखें, ये न्यूट्रल एटम है, अभी 6 हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन। तो अब ये पूरे का पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन हो, इसके ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ज़्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो 3 के बराबर ज़्यादा चार्ज, नेगेटिव चार्ज 3 के बराबर ज़्यादा होगा।
इसी तरह अगर डेफिशिएंसी की बात करें, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन, तो 2 + 2e जो है वो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, जो कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम बनेगा। यानी एक का जो है 1.6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 3.2 बनेगा। तो इस तरीके से एटम जो है एज अ होल नेगेटिव चार्ज के तौर पे भी बिहेव कर सकता है और पॉजिटिव तौर पर भी बिहेव कर सकता है। उसके बाद एक और चीज़ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर एक जैसे चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो चाहे पॉजिटिव चार्जेस हों दोनों, जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, ये देख लें। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसा कि ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरम्यान में भी फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। ये देखें, ये नेगेटिव हैं तो ये भी रिपेल कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव हैं तो ये भी रिपेल कर रहे हैं। बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अगर वो दोनों चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि इसमें देखें, आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है और ये रेड वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करना, रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर भागना। तो ये रूल हमने पढ़ा हुआ था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने देख लिया कि चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान में एक फ़ोर्स होगी जो कि फ़ोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, और अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके दरमियान में भी एक फ़ोर्स होगी जो कि फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जी, फोर्स तो होगी दो चार्जेस के दरमियान में, उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया था कूलम ने 1874 में। तो फिर उसने अपने मेजरमेंट्स की बेसिस पे एक लॉ डिड्यूस किया, जिस लॉ को कूलम्स लॉ कहते हैं। तो कूलम ने ये चीज़ फाइंड की कि ठीक है, पहले तो ये तो जो है साइंसदानों ने देख लिया तजर्बात करके कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल करते हैं तो कोई ना कोई फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो रिपेल होते हैं। इसी तरह अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फिर भी कोई फोर्स लगती है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। अब सवाल ये था कि वो फोर्स है कितनी, कैसे पता चलेगा कि कितनी फोर्स लग रही है दोनों एटम्स दोनों चार्जेस के दरमियान में। तो इस चीज़ का जो है क्वांटिटेटिव नेचर जो है वो चार्ल्स कूलम ने 1874 में जो है वो फाइंड की, और उसके बाद एक फार्मूला डिड्यूस किया जिसको कूलम लॉ कहते हैं। तो कूलम लॉ जो है क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं। देखें, फंडामेंटल चार्जेस की जब बात की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज, सो यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमने न्यूमेरिकल्स में आगे जाके यूज़ भी करने वाली है। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। कूलम्स लॉ जो है, इसके स्टेटमेंट दो हिस्से हैं स्टेटमेंट के। पहला हिस्सा जो है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हमें पता है कि फोर्स तो होती है, लेकिन वो 2 पॉइंट चार्जेस के दरम्यान में फोर्स कितनी होगी। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, यानी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम
और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो मैथमेटिकल फॉर्म जो बनती है वो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी हमने ख़त्म करना हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो के लगेगा। तो सो फोर्स फाइंड करने के लिए जो कूलम ने फार्मूला फाइंड किया वो एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 आर स्क्वायर। एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फार्मूला है इससे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो डायरेक्शन के लिए अगले लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ फार्मूला जो है एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये सिर्फ जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है। कंसिडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। फर्ज करें कि आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 है, ये दूसरा Q2 है, और इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो r है। तो फार्मूला जो है वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड सेकंड पार्ट के मुताबिक f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करें तो Q1 Q2 और आर स्क्वायर, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए Q1 Q2 और आर स्क्वायर। बिल्कुल सेम पीछे जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है। सो कूलम्स लॉ गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ जो है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है, उसका मैग्नीट्यूड भी बताएगा और उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। डायरेक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला हमने जो डिड्यूस किया, कूलम ने जो डिड्यूस किया वो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगा के दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस दिए हुए आपको, Q1 इतना है, लेट से Q1 जो है उसकी वैल्यू दी है, Q2 की वैल्यू दी है, और उनके दरमियान में डिस्टेंस दिया हुआ है। तो K की वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ लगा के आप इसको मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड कर सकते हैं। तो इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इन्वर्स इसलिए कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने फाइंड की थी वो जो कि बनती है F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर आर स्क्वायर, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला था और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने का फार्मूला है। तो दोनों सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो ग्रेविटेशन में G लगेगा जो कि बहुत ही कम वैल्यू है, और उसकी -11 इस तरह करके 10⁻⁻9 में -11 में चली जाती है। और Q1 Q2 की जगह पे मैसेज आ जाते हैं, -1 -2। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स आपने फाइंड करनी है तो उसमें चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पे K आ जाएगा। तो वेयर K इज़ द कूलम्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 चार्ज ऑन मास 1 और Q2 जो है चार्ज ऑन मास 2। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के सेंटर से आपने डिस्टेंस लेना है, जैसा कि पीछे ये दिखाया गया। ये देखिए ये सेंटर है, इन दोनों सेंटर्स के दरमियान में डिस्टेंस R है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इसमें K कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू अगर देखें 9 × 10⁹9 है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो उसमें G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 को, इस तरह की वैल्यू आप मुझे सही तरह याद नहीं, देख लीजिएगा। तो वो -11 में है। तो -11 में होने की वजह से वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मच स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10⁻⁹, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 10⁻⁻11 और 9 में 20 का फ़र्क, उसकी पावर 10⁻20 का फ़र्क बन जाता है। तो ये जो मैंने बात की कि अगर सेम चार्जेस और सेम मैसेज वाले दो चार्जेस हैं उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स निकालें तो ये निकलेगी। यानी ये क्या क्या वैल्यूज़ रखी ये यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना था कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ मच ग्रेटर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखिए ये -11 न्यूटन और ये 10⁻25 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ये आपके जो है नॉलेज में इजाफे के लिए ये चीज़ रखी है, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r एंड हैव फोर्स F ऑन ईच अदर। ये देखें दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में ये डिस्टेंस सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस r है। तो ये अगर दोनों एक जैसे चार्जेस हैं Q1 और Q2 तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करने की फोर्स जो है वो F = K Q1 Q2 ओवर r² कूलम लॉ को यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं। तो अगर इसी फार्मूले में इफ़ r इज़ डबल, अगर r जो है वो डबल कर दें, इसको डबल करके देख भी लें, अगर लेट्स से कि ये 1 मीटर है तो आप इसको 2 मीटर करके देखें, तो 1 मीटर की भी वैल्यू फाइंड कर लें, 2 मीटर की भी वैल्यू फाइंड कर लें, तो जो वैल्यू आएगी तो वो 1/4 हाफ F, यानी जो फोर्स इस वक्त फोर्स है उसका 4th रह जाएगी, यानी वीक फोर्स जो है वो वीक हो जाएगी अगर आप डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में डबल कर दें। तो इस फार्मूले में लगा के देख लीजिएगा, इफ़ Q1 इज़ डबल, अगर Q1 खाली इसको डबल कर दें तो फिर फोर्स डबल हो जाएगी, अगर Q2 को डबल कर दें तो फिर भी फोर्स डबल हो जाएगी, अगर इन दोनों को डबल कर दें तो 4 टाइम्स जो है आपकी फोर्स बढ़ जाएगी। यानी एक को डबल किया तो 2, दूसरे को डबल किया तो 2 टाइम्स बढ़ गई, तो 2 2s are 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप रेडियस जो है उसको भी हाफ कर दें, रेडियस हाफ कर दें, तो ये जिस तरह रेडियस हमने जो है वो डबल किया था तो फोर्स जो है वो 1/4 रह गई थी, 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ हो गई थी। इसी तरह अगर इस रेडियस को या डिस्टेंस को हाफ कर दें, आधा कर दें, तो फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अगर आप Q1 जो है वो खाली डबल करते हैं तो फोर्स जो है वो डबल हो जाएगी, 2F हो जाएगी। अगर Q2 डबल करते हैं तो फोर्स जो है वो फिर भी 2F हो जाएगी। अगर आप Q1 को भी डबल कर देते हैं, Q2 को भी डबल कर देते हैं तो 2 2s are 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगी। अगर आप रेडियस को हाफ कर देते हैं तो फिर भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप तीनों फैक्टर्स जो हैं वो कर देते हैं, Q1 को डबल कर देते हैं, Q2 को भी डबल कर देते हैं तो 4 टाइम्स, तो इसकी वजह से आ गई, और रेडियस को ऑफ करने की वजह से 4 टाइम आ गई, तो 4 4s are 16 टाइम्स जो है वो फोर्स बढ़ जाएगी अगर आप Q1 और Q2 दोनों को डबल करते हैं और रेडियस को ऑफ करते हैं। इफ़ Q1 और तो R जो है वो आपकी ऑफ हो जाएगी। R इज़ ऑफ, देन फोर्स जो है वो 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप देखें, ये आपके पास Q1 प्लस है और ये प्लस Q2 है और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस R है, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और इसी तरह Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये वही बात हुई कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक चीज़ यहाँ पे देखनी है जो कि अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये लिखा है F1 ये Q1 है, Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है तो इसलिए 1 पहले लिखा, F1 1 रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन द चार्ज।
तो ये Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसलिए इसको F1 लिखा। किस वजह से लग रही है, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो ये 2 लिखा, इसको F1 2 लिखेंगे। ये इसका मतलब ये है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। इसी तरह अगर इस F2 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज 1। ये नोटेशन आपने याद रखनी है, फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो ये सेकंड वाला बताएगा कि ड्यू टू, और ये फर्स्ट वाला होगा ऑन द चार्ज। तो ये F1 2 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और F2 1 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। इसी तरह अगर ये देखें, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस ये फोर्स जो है F1 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, और ये 2 1 है, तो फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ए जो है, ये ए फिगर है, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन लाइक चार्जेस, और बी में अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्जेस। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि वैल्यू ऑफ के। ये जो के है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम। ये दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है, कागज़ है, गत्ता है, स्पेस है। तो फ्री स्पेस अगर होगी, इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज़ फ्री स्पेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ SI, दैन K इज़ रिप्रेजेंटेड। तो K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, where epsilon naught is the permittivity of free space, and permittivity of free space is 8.85 into 10 raised power minus 12 coulomb square per Newton meter square। तो 10 इन SI यूनिट, अगर SI यूनिट में K की वैल्यू निकालें, K की आप यूनिट निकालें, तो ये देखें 1/4 पाई, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इनका तो कोई यूनिट नहीं होगा। इसका यूनिट जो है वो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो है वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये ऊपर जाकर उल्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये ओवर के नीचे है, तो ये जब के का यूनिट निकालेंगे तो ये ऊपर जाके ये उल्ट जाएंगे, ये नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे। तो ये इसकी वैल्यू जो है बनती है 9 × 10⁻⁹। ये कैसे बनेगी, आपने करना क्या है कि कैलकुलेटर से आपने इसको कैलकुलेट भी करना है। K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 लिखनी है। तो फिर इनको 4 को पाई से मल्टीप्लाई करके 8.85 × 10⁻⁻12 ले लेना है। जो भी आंसर आएगा उसका इन्वर्स यानी 1 पे उसको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूले में आपने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सिंपल रखनी है और इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास 9 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ। तो ये जो वैल्यू निकाली है ये फ्री स्पेस के लिए निकाली है। आगे कल वाले लेक्चर में हम मीडियम भी रखेंगे, डिफरेंट मीडियम्स के लिए ये जो परमिटिविटी है डिफरेंट मीडियम्स की वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो के की वैल्यू है ये फ्री स्पेस के लिए है, जिसमें फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.85 × 10⁻⁻12 होगी। तो 10 कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस जो बनेगी, के की वैल्यू चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे के लिख लें, या के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लें। तो आपके पास ये वही फोर्स है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और R स्क्वायर, और सिर्फ के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है। तो ये के की वैल्यू निकली आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई है तो आप इसको लाइक करें। लाइक करने से मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ही ज़्यादा आपको मुझे पता चलेगा कि समझ आपको आ रही है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, तो आपको जवाब दूंगा।
और आप इस चैनल को, अभी तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो आएगी आपको फ़ौरन तौर पे उसका पता चल जाएगा। और आप इसको देखें, आप इसको अगर सीरियस लेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला वीडियो आती रहेंगी। अगर सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी, तो फिर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगी।